नमस्कार, मैं आनंद जैन, हेड ऑफ डिपार्टमेंट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज हनुमानगढ़, आप सभी का जीपीसी हनुमानगढ़ के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। हमारे विषय बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में आज अल्टरनेटिंग करंट सर्किट के आरएल सीरीज टाइप सर्किट्स में फेजर से एनालिटिकली कैसे सॉल्व करते हैं, जिसमें हमें ग्राफिकल पिक्चर नहीं बनानी पड़ेगी और सॉल्यूशंस आएंगे और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम समझते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो लेसन। अल्टरनेटिंग साइनोसॉइडल करंट की सप्लाईज में हमारे जो सर्किट एलिमेंट है, रेजिस्टेंस, इंडक्टर और कैपेसिटर, वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन में आपस में इंटरकनेक्ट हो सकते हैं और हमें इन सर्किट्स के लिए आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट में क्या मैग्नीट्यूड रिलेशन है, दोनों में क्या फेज डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है और पावर कैलकुलेशन कैसे करते हैं, ये सब करना होता है। और एक बहुत सरल डायरेक्ट मेथड है जो चार्ल्स स्टीमेंस ने हमें दिया, फेजर रिप्रेजेंटेशन, जिसे हम ग्राफिकल और मैथमेटिकल एनालिटिकल तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। आज मैथमेटिकल एनालिसिस से बिना फेजर ड्राइंग बनाए हुए आरएल सीरीज सर्किट को सॉल्व करते हैं और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी करेंगे। हमने जाना है कि फेजर एक रोटेटिंग वेक्टर है जो साइनोसॉइडल सप्लाई की एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज जब रोटेट करता है तो वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन के तौर पे अपने साइनोसॉइडल मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। फेजर की स्टडीज को आसान बनाने के लिए हम टाइम को फ्रीज कर देते हैं और फ्रीजिंग कंडीशन में फेजर रुके हुए वेक्टर्स हो जाते हैं और इन वेक्टर्स को हम एक कॉम्प्लेक्स प्लेन में नंबर से डिनोट करते हैं। जहां फेजर को ग्राफिकली जब हम प्रेजेंट करते हैं तो उसकी जो ग्राफिकल लेंथ है वो मैग्नीट्यूड को बताती है और एक हॉरिजॉन्टल रेफरेंस है, उसकी जो एंगुलर पोजीशन है वेक्टर की, वो उसके फेज एंगल को बताती है। मैथमेटिकली जब फेजर को हम एनालाइज करते हैं तो ये एनालिसिस आयलर की आइडेंटिटी पे बेस्ड है, जो एक एक्सपोनेंशियल नोटेशन के फंक्शन को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के रूप में रिप्रेजेंट करता है इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में। और आयलर की आइडेंटिटी कहती है कि e की पावर प्लस जे थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। यहां ये एक ऐसे वेक्टर का प्रेजेंटेशन है जिसका मैग्नीट्यूड 1 यूनिट है, ये लेंथ 1 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रही है। अगर ये साइन प्लस है तो हमारे वेक्टर के एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल रेफरेंस है, जब थीटा पोजीशन है तो रियल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन आ रहा है, कंपोनेंट आ रहा है cos थीटा, वो यहाँ रियल पार्ट है और इस वर्टिकल लाइन को, जिसको हम अभी इमेजिनरी लाइन कहेंगे, उस पे जो ये कंपोनेंट आ रहा है साइन थीटा, वो जे नोटेशन के साथ एक इमेजिनरी कंपोनेंट है। अगर ये वेक्टर क्लॉकवाइज पोजीशंस पे होता तो ये थीटा नेगेटिव कहलाता और उस केस में e की पावर माइनस जे थीटा होता, cos थीटा माइनस जे साइन थीटा, और उस केस में वर्टिकल कंपोनेंट यहां माइनस जे एक्सिस के अलोंग होता। अगर इस थीटा को हम एक टाइम का फंक्शन बना देते हैं और वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करते हुए अपना हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से एंगल बदलता है, तो यही वेक्टर रोटेट करने लगेगा और ऐसे रोटेटिंग वेक्टर को जो इस तरह से एक्सपोनेंशियल नोटेशन में रिप्रेजेंट होते हैं उन्हें हम फेजर कहते हैं। और इनका जो वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन है वो साइनोसॉइडल टाइम वेरिएशन है। अगर इस फेजर का मैग्नीट्यूड 1 की बजाय Im ले लूं और इसकी रोटेटिंग नेचर को रिप्रेजेंट करूं एक्सपोनेंशियल नोटेशन से, तो आप देखिए ये जो वर्टिकल एक्सिस पे प्रोजेक्शन है वो साइनोसॉइडल क्वांटिटी के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रहा है। हम स्टडीज में टाइम को फ्रीज करके रोटेटिंग फेजर्स को वेक्टर बना लेते हैं तो वो जो रोटेशन रिप्रेजेंट करने वाला e की पावर j ओमेगा t फैक्टर है उसे रिप्रेजेंटेशन में इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जब हम फेजर के आपस में स्टडी करते हैं तो सारे सिग्नल्स जिन्हें हम आपस में एनालाइज कर रहे हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी के होते हैं, वो सेम एंगुलर वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो रोटेशन के दौरान उनकी रिलेटिव पोजीशन स्टेशनरी या स्टैटिक फिक्स्ड रहती है। तो अगर किसी वेक्टर का या फेजर का मैग्नीट्यूड a है और वो हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से एंगल थीटा बना रहा है तो उसका ये जो मैग्नीट्यूड एंगल रिप्रेजेंटेशन है उसे हम पोलर रिप्रेजेंटेशन कहते हैं। और यहां भी e की पावर j को रिप्रेजेंटेशन में ट्रू मैथमेटिकल सेंस में यही फॉर्मेट है, पर हम इसे कन्वीनियंट में यूं लिख सकते हैं a मैग्नीट्यूड और थीटा एंगल। तो ये एंगल और मैग्नीट्यूड फॉर्मेट पोलर फॉर्मेट कहलाता है। इसी फेजर को हम हॉरिजॉन्टल लाइन पे रियल एक्सिस कंपोनेंट, जिसे मैं a cos थीटा को ax बोलूं, और जो वर्टिकल एक्सिस पे कंपोनेंट है a sin थीटा उसे अगर ay कहूं, तो ये जो ax प्लस jy नोटेशन है ये रेक्टेंगल रिप्रेजेंटेशन कहलाता है। जब हम समेशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें रेक्टेंगल फॉर्मेट में कैलकुलेशन करना आसान होता है। मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए पोलर फॉर्मेट बेटर है और पोलर से रेक्टेंगल या रेक्टेंगल से पोलर करने के हमारे साइंटिफिक कैलकुलेटर में इनबिल्ट फंक्शंस होते हैं और एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट को और साइंस स्टूडेंट को रेक्टेंगल और पोलर में आपस
आपस में इंटर कन्वर्जन अच्छी तरह से समझ में आना चाहिए। यहाँ थीटा के आगे ये जे नोटेशन या इस रियल कंपोनेंट के साथ ये जो दूसरा कंपोनेंट है उसके आगे जे नोटेशन यहाँ इमेजनरी नंबर्स की प्रेजेंस को इंडिकेट कर रहा है, और रियल और इमेजनरी दोनों के कॉम्बिनेशन की इस क्वांटिटी को, चाहे उसे हम पोलर फॉर्म में लिखें या रेक्टेंगल फॉर्म में लिखें, हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कहते हैं। यहाँ ये जो जे नोटेशन है वो जब किसी भी वेक्टर से मल्टीप्लाई होता है तो वो उस वेक्टर को 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर देता है। कल्पना करें कि मेरा एक वेक्टर 5 है, इसे मैंने जे से जब मल्टीप्लाई किया तो जे 5 की मैग्नीट्यूड तो वही 5 रहेगी, ये लेंथ 5 ही है, लेकिन उसकी एंगुलर पोजीशन जो 5 की मैंने 0 रेफरेंस पे ली थी जे 5 की, वो 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज शिफ्ट हो गई है। अगर इस जे 5 को एक बार और मैं जे से मल्टीप्लाई करूं तो वो जे स्क्वायर 5 हो जाएगा। ध्यान रहे जे -1 का रूट है, और जब मैं इसे स्क्वायर करूंगा तो ये -1 जे स्क्वायर 5 को -5 रिप्रेजेंट कर रहा है, और 5 और -5 ऑपोजिट डायरेक्शन के इक्वल मैग्नीट्यूड के वेक्टर हैं। तो आप देखिए 5 से ये उल्टा 180 डिग्री रोटेट हो गया है, अर्थात एक जे मल्टीप्लिकेशन 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करता है। अगर मैं इस जे स्क्वायर 5 को भी जे से मल्टीप्लाई कर देता हूं, जे क्यूब 5 कर देता हूं, तो ये फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होकर जब यहां आएगा तो आप देखिए जे स्क्वायर -1 है तो जे क्यूब -j हो गया है। तो ये -j नोटेशंस इस 0 रेफरेंस से क्लॉकवाइज 90 आ गई है, और ये जो +j है वो एंटी क्लॉकवाइज 90 आ गई है। ये हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन से ऊपर की जो वर्टिकल लाइन है वो इमेजिनरी क्वांटिटी का +j पार्ट है, और इसी हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे की तरफ ये जो सेक्शंस है ये -j पार्ट है, और ये रियल और ये इमेजिनरी दोनों में कोई प्रेजेंटेशन है वो कॉम्प्लेक्स रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। हमने समझ रखा है कि जो फेजर डायग्राम है वो ग्राफिकल एक प्रेजेंटेशन है कुछ स्केल्ड लाइन का। लाइन की जो लेंथ है वो हमारे साइनोसॉइडल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये मैग्नीट्यूड पीक वैल्यू भी हो सकती है और आरएमएस वैल्यू भी हो सकती है। पावर कैलकुलेशन में हम साइनोसॉइडल क्वांटिटीज के आरएमएस मैग्नीट्यूड का इस्तेमाल करते हैं। इन स्केल लाइन के बीच में ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है वो साइनोसॉइडल क्वांटिटीज के फेज डिफरेंस को बताएगा, और हम इस तरह के डायग्राम में दो या अधिक सेम फ्रीक्वेंसी की साइनोसॉइडल अल्टरनेटिंग क्वांटिटीज को, वो सब करंट हो सकती है, वोल्टेज हो सकती है, या करंट और वोल्टेजेस हो सकती हैं, उन्हें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्टडीज के दौरान ये जो रोटेटिंग वेक्टर्स हैं जो सेम फ्रीक्वेंसी के कारण सेम एंगुलर वेलोसिटी से एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहे हैं, टाइम को फ्रीज करने पे जब उन्हें रोक लेते हैं फेजर्स वेक्टर बन जाते हैं, और इन वेक्टर्स को हम मैथमेटिकल आज समझेंगे एनालिसिस से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए हमें ये ग्राफिकल ड्राइंग्स बनाने की जरूरत नहीं है। ये जो फेजर है जो 0 हॉरिजॉन्टल रेफरेंस लाइन पे है, जो 0 फेज एंगल वाली एक स्टैंडर्ड साइनोसॉइडल वोल्टेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसका t0 पे इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड 0 है, और वो ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साइनोसॉइडल वेरिएशन और पीक मैग्नीट्यूड vm को रिप्रेजेंट कर रही है, उसे हम आरएमएस मैग्नीट्यूड के एक फेजर से जो t0 पे 0 एंगल पे है और ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी के बराबर उसकी रोटेटिंग नेचर है। अब यहाँ सब वेक्टर की रोटेटिंग नेचर सेम है तो इसे बार बार रिपीट करने की जरूरत नहीं है। हम कह सकते हैं कि ये मैग्नीट्यूड है आरएमएस और ये t0 एंगुलर फेज पोजीशन है जिस समय हमने टाइम को फ्रोजन किया हुआ है। अगर इसी सर्किट में करंट को हम एक जनरलाइज्ड इक्वेशन से रिप्रेजेंट करें जिसका पीक मैग्नीट्यूड Im है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा है और t0 फेज पोजीशन फाई है, ये फाई पॉजिटिव है तो हम ग्राफिकल पिक्चर में करंट को हॉरिजॉन्टल रेफरेंस से एंटी क्लॉकवाइज शो करेंगे, और अगर ये फाई का साइन नेगेटिव होता तो हम इसी को क्लॉकवाइज शो करते। अब आप देखिए हमने मैक्सिमम की बजाय आरएमएस मैग्नीट्यूड को इंपॉर्टेंस दी है। रोटेटिंग नेचर e की पावर j ओमेगा t से रिप्रेजेंट हो रहा है जो बता रहा है कि टाइम t के साथ ये एंगल जब बदलेगा तो हमारा वेक्टर रोटेट होने लगेगा यानी फेजर बन जाएगा। अगर वोल्टेज 0 एंगल पे है तो करंट की प्लस फाई एंगुलर पोजीशन बता रहा है। कन्वीनियंट के लिए इसे हम मैग्नीट्यूड और एंगल फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो आज एक सिंपल आरएल सर्किट के साथ चीजें शुरू करते हैं। अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बीच में मैग्नीट्यूड और फेज डिफरेंस रिलेशनशिप को कैलकुलेट करने के लिए हम वोल्टेज को एक स्टैंडर्ड 0 फेज एंगल वाली वेव लेते हुए इस तरह से आरएमएस मैग्नीट्यूड रोटेटिंग नेचर और t0 एंगल से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, आरएमएस मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्म से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहां हम वोल्टेज को रेफरेंस फेजर बनाकर कैलकुलेशंस कर रहे हैं। अगर हम चाहते तो वोल्टेज फेजर के बजाय करंट फेजर को रेफरेंस फेजर बनाकर इसी तरह की कैलकुलेशंस को कर सकते थे, लेकिन जरा समझते हैं अगर वोल्टेज फेजर को हमने रेफरेंस फेजर बना दिया है तो करंट फेजर की हम कोई फेज एंगल मान लेते हैं वोल्टेज के रेफरेंस में, और उसके मैग्नीट्यूड आरएमएस मैग्नीट्यूड रोटेटिंग नेचर और t0 पे अगर वोल्टेज का रेफरेंस एंगल 0 है, करंट का एंगल फाई है, फाई पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, तो ये फेजर रिप्रेजेंटेशन हो गया है मैथमेटिकल नोटेशन में करंट फेजर का। हमने इसे सिंपल मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्मेट में लिख लिया है। जब हम इस तरह से पोलर फॉर्म में मैग्नीट्यूड एंगल रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ये वोल्टेज का आरएमएस मैग्नीट्यूड है
और ये करंट का आरएमएस मैग्नीट्यूड है। इसी प्लेलिस्ट की एक दूसरी वीडियो में हमने एनालिटिकल तरीके से स्टीमेंस के फेजर एनालिसिस से करंट और वोल्टेज के रिलेशनशिप को समझा था। आज उसी अप्रोच से एक आरएल सीरीज सर्किट को हम एनालाइज कर रहे हैं, जहां आर एक आइडियल नॉन इंडक्टिव रेजिस्टेंस है, ओम में इसकी वैल्यू आर ओम है, और एल हेनरी में एक आइडियल इंडक्टर है। और ये जब एक साइनोसोइडल वोल्टेज सोर्स से इंटरकनेक्ट किए गए हैं तो आप देखिए आर और एल का करंट फ्लो का एक ही पाथ है, तो सोर्स की टोटल सप्लाई करंट, आर की करंट और एल की करंट कॉमन है, और इस कॉमन करंट को हमने आई कहा है। जब हमने ग्राफिकल तरीके से इसे सॉल्व किया था और टिक्नोमेट्रिक मेथड को इस्तेमाल किया था, तो हमने करंट को रेफरेंस फेजर बनाया था और माना था कि वोल्टेज किसी फाई एंगल पे इस सर्किट में लीड कर रहा है, और इस फाई की वैल्यू 0 से 90 के बीच में आई थी। आज हम जब फेजर मेथड से एनालिटिकल तरीके से इसे सॉल्व करेंगे, बिना ग्राफ बताए मैथमेटिक्स की मदद से जब सॉल्व करेंगे, तो वोल्टेज को एक स्टैंडर्ड रेफरेंस फेजर लेंगे, इसका फेज एंगल 0 लेंगे, और करंट को किसी फाई एंगल पे लेंगे, और हम स्टडीज से पाएंगे कि फाई की वैल्यू नेगेटिव आएगी। यहां आर और एल दोनों का करंट फ्लो पाथ एक ही है, तो ऐसे सर्किट को हम सीरीज सर्किट कहते हैं, और सीरीज सर्किट में टोटल अप्लाइड वोल्टेज आर और एल में बढ़ जाती है। तो मैं कह सकता हूं कि इंस्टेंटेनियस टोटल अप्लाइड वोल्टेज किरचॉफ के वोल्टेज लॉ के अनुसार इंस्टेंटेनियस आर और इंस्टेंटेनियस एल की वोल्टेज के सम के बराबर है। हम आर की वोल्टेज को आई आर ओम्स लॉ से पढ़ सकते हैं, और एल में करंट का टाइम रेट एक वोल्टेज की डिमांड करता है, और वो एल डी आई बाई डी टी है। तो ये मेरा V इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी सर्किट की इंस्टेंटेनियस करंट और इंस्टेंटेनियस वोल्टेज की रिलेशनशिप हो गई है। अब यहाँ हम टेक्नोमेट्रिक फॉर्मूला रख के कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं तो वो बहुत टीडियस थी, तो हमने एक आसान ग्राफिकल अप्रोच से चीजों को समझा था। लेकिन एनालिटिकल फेजर का जो एक्सपोनेंशियल नोटेशन है, उससे ये कैलकुलेशन करना बेहद आसान है। एक आरएलसी सीरीज सर्किट में इंस्टेंटेनियस सप्लाई वोल्टेज आर की और एल की इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के सम के बराबर थी, और हमने आर की वोल्टेज की जगह आई आर और एल की वोल्टेज से एल डी आई बाई डी टी लिख दिया है। और अब यहाँ हम इंस्टेंटेनियस वोल्टेज के टिक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन की बजाय फेजर एक्सप्रेशन लिखते हैं, और हमें पता है कि ये जो रोटेटिंग नेचर का फेजर है, वो जब रोटेट होता है तो जो उसका इमेजनरी पार्ट है वो Vm sin ओमेगा टी को रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इमेजनरी पार्ट ऑफ दिस फेजर इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इसी तरह से इंस्टेंटेनियस करंट को हमने जब इस तरह के फेजर नोटेशन से रिप्रेजेंट किया है, जहां कैपिटल आई आरएमएस करंट है, ओमेगा टी ई की पावर जे ओमेगा टी रोटेटिंग नेचर को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये फाई वोल्टेज के जिसे हमने रेफरेंस माना है उसके रेस्पेक्ट में करंट का फेज एंगल है, जिसकी कैलकुलेशन हमने करनी है। और ये एक Im sin ओमेगा टी प्लस फाई एक्सप्रेशन है, इंस्टेंटेनियस करंट हो गया है। तो आप देखिए कि इस फेजर का जो इमेजनरी पार्ट है वो इस आई आर को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसी तरह से इमेजनरी पार्ट एल डी आई बाई डी टी भी मैंने आई की जगह आई का फेजर एक्सप्रेशन लिख दिया है। ये जो अप्रोच है वो किसी भी तरह के कॉम्प्लेक्स इलेक्ट्रिक सर्किट के लिए जहां किरचॉफ्स के लॉ लगते हैं वहां अप्लाई की जा सकती है। एक बहुत खूबसूरत किताब है प्रिंटिस हॉल की, फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, विंस्टन डेल टोरो की। अगर कभी अच्छा समझने की इच्छा हो, समय हो, तो उस किताब को रेफर कीजिएगा। फेजर की कंसेप्ट को बहुत खूबसूरत तरीके से वहां एक्सप्लेन किया हुआ है। अब यहाँ इमेजनरी क्वांटिटीज एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड है, इन दोनों का सम इसके बराबर है, तो मुझे पता है पूरी क्वांटिटी का सम भी आपस में यही रिलेशन रखेगा। तो ये जो दोनों क्वांटिटीज है इनका सम इस क्वांटिटी के बराबर होगा, और हम ये बार बार इमेजनरी है इस कहने की बर्डन से भी बच जाएंगे। तो ये जो तरीका है सिंपल सा कि यहाँ हमने करंट के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड की जगह करंट का फेजर और वोल्टेज के इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड की जगह वोल्टेज का फेजर लिख दिया है। अब यहाँ जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो √2i e की पावर j5 कांस्टेंट है, और e की पावर j ओमेगा टी हमारी मैथ्स की दुनिया का एकमात्र ऐसा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन भी e की पावर j ओमेगा टी होगा। मैंने v इज इक्वल टू आई आर प्लस एल डी आई बाई डी टी में वोल्टेज और करंट के फेजर एक्सप्रेशन जब रख दिए हैं, और जब डिफरेंशिएशन करता हूं तो √2i और e की पावर j5 कांस्टेंट है। ध्यान रहे जो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस होगा वो समय के साथ बदलता नहीं है, और e की पावर j ओमेगा टी का जब मैं डिफरेंशिएशन करता हूं तो वो वही e की पावर j ओमेगा टी है, और ये t का मल्टीप्लायर j ओमेगा यहां मल्टीप्लिकेशन में हो जाता है। और अब आप देखिए कि ये दोनों जो करंट फेजर हैं वो कॉमन है, √2 भी सब जगह कॉमन है, मैं √2 को काट सकता हूं, मैंने काट दिया। और करंट फेजर को मैंने अगर कॉमन निकाल लिया अलग, आरएमएस मैग्नीट्यूड, रोटेटिंग नेचर और फेज डिफरेंस जब हमने टाइम को फ्रीज किया हुआ है, वो हो गया वोल्टेज फेजर, आरएमएस मैग्नीट्यूड, रोटेटिंग नेचर और वोल्टेज को हमने रेफरेंस लिया है, और इधर से कॉमन में आर आया है और ये j ओमेगा एल आ गया है। यहां देखिए बड़ा खूबसूरत बात है, ये
ये जो क्वांटिटी है जिसमें रियल पार्ट भी है और वर्टिकल एक्सिस पे कंपोनेंट इमेजिनरी भी पार्ट है, उसे हम कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी कहते हैं। और इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी को अगर मैं पोलर में रिप्रेजेंट कर दूंगा तो इसका जो एक्सपोनेंशियल प्रेजेंटेशन है वो ऊपर जैसा आ जाएगा, और कंपैरिजन करने से हमें करंट और वोल्टेज के आरएमएस मैग्नीट्यूड में रिलेशन और ये फेज डिफरेंस एंगल वोल्टेज और करंट के बीच में वो ज्ञात हो जाएगा। मैंने पाया कि मेरा जो करंट फेजर है, मैग्नीट्यूड, रोटेटिंग नेचर और फेज रेफरेंस एंगल, वो वोल्टेज फेजर में इस कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी के डिवीजन से आ रहा है। और इस रेजिस्टेंस और ओमेगा एल जिसके साथ जे लगा हुआ है उसे मैं रिएक्टेंस कहूंगा। एल के रिएक्टेंस को हम अंग्रेजी में इंडक्टिव रिएक्टेंस और हिंदी में प्रेरणिक प्रतिघात कहते हैं। तो ये जो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस वाला, प्रतिरोध प्रतिघात वाला जो रूप है, इसे मैं एक नया रूप दे देता हूं, जेड ई की पावर जे थीटा। और मुझे पता है आइलर के रिलेशन से ई की पावर जे थीटा होता है कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा, जेड से मल्टीप्लाई किया, जेड कोस थीटा आर है और जेड साइन थीटा इंडक्टिव रिएक्टेंस एक्सएल है, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू रेडियन पर सेकंड में एंगुलर फ्रीक्वेंसी और हेनरी में इंडक्टेंस के प्रोडक्ट के बराबर है। और आप जब जेड ई की पावर जे थीटा लिखते हैं तो आप देखिए ये नोटेशन और ये नोटेशन एक जैसे है, लेकिन एक सिग्निफिकेंट फर्क है। यहां ई की पावर जे ओमेगा टी है, यहां नहीं है। अर्थात ये जो वोल्टेज और करंट है ये रोटेटिंग वेक्टर है, अर्थात फेजर है, और साइनोसॉइडल क्वांटिटी को एक्सप्रेस कर रहे हैं। ये सिर्फ वेक्टर है, इसकी मैग्नीट्यूड और एंगुलर पोजीशन फिक्स्ड है, क्योंकि हमारे सर्किट एलिमेंट लीनियर होते हैं। लीनियर एलिमेंट में जिस फ्रीक्वेंसी की वोल्टेज उसी फ्रीक्वेंसी का करंट रहता है। तो ये ई की पावर जे ओमेगा टी अगर मैं अवॉइड कर दूं, और मुझे मालूम है कि रोटेटिंग वेक्टर में ये रोटेशन को रिप्रेजेंट करती है, और फिर मेरा उद्देश्य साइनोसॉइडल इंस्टेंटेनियस मैग्नीट्यूड निकालने की बजाय आरएमएस मैग्नीट्यूड क्या है, फेज डिफरेंसेस क्या है, उसमें ज्यादा है। तो मैं कंपैरिजन के लिए ये जो करंट फेजर का एक्सप्रेशन है उसको लिख सकता हूं वी बाई जेड ई की पावर जे ओमेगा टी जो ऊपर है, और ये थीटा ऊपर जाके माइनस थीटा हो जाएगा, और यहाँ एक्सपोनेंशियल पावर जब ऐड होगी ई की पावर माइनस जे थीटा हो जाएगा। अब आप कंपैरिजन करें तो आरएमएस करंट आरएमएस वोल्टेज में जेड का भाग देने से आया है। और ध्यान रहे जेड हमने कभी जाना है, आर और एक्सएल का ये इस तरह का पाइथागोरस कॉम्बिनेशन है। मैग्नीट्यूड है पोलर मैग्नीट्यूड, जिसे हमने इंपीडेंस कहा है, और ये आरएल सर्किट की वो प्रॉपर्टी है जो खुद में करंट फ्लो को अपोज कर रही है और करंट के फ्लो को मेंटेन करने के लिए प्रोपोर्शनल वोल्टेज की डिमांड कर रही है। एसी सर्किट में जेड वैसा ही है जैसा डीसी सर्किट में आर। तो ध्यान रहे डीसी में हमारा फार्मूला होता है V इक्वल टू आई आर, लेकिन AC में R की जगह Z, और हमारा फार्मूला हो गया V इक्वल टू आई Z या I इक्वल टू V बाई Z। अब जरा और कंपैरिजन करें, ये जो थीटा ऊपर आ गया है माइनस थीटा हो गया है, तो फाई माइनस थीटा है। इस थीटा को हम इंपीडेंस एंगल कहते हैं। ये इंपीडेंस ट्राइंगल जो R, X और Z का ट्राइंगल है उसमें अपनी पोजीशन रखता है। और आप देखिए कि यही इंपीडेंस ट्राइंगल का इंपीडेंस एंगल करंट और वोल्टेज के बीच में फेज एंगल हो गया है, और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, साइन नेगेटिव है। अगर R से X प्लस जे टाइप ऊपर आता है तो थीटा एंटी क्लॉकवाइज जेड की पोजीशन होने के कारण पॉजिटिव होता है, अभी हम देखेंगे। और अगर थीटा पॉजिटिव है तो फाई नेगेटिव है, और फाई नेगेटिव का मतलब है करंट वोल्टेज से फेज में पीछे है। ये सारी कॉम्प्लेक्स नोटेशन वाली इस तरह की एप्लीकेशंस को हम बहुत आसान लैंग्वेज में एक्सप्रेस कर सकते हैं, और वो किसी भी एग्जाम आंसर के लिए भी मान्य है। और वो है कि हम पोलर फॉर्मेट में मैग्नीट्यूड एंगल के रूप में करंट फेजर लिखें और कहें कि ये वोल्टेज फेजर। ध्यान रहे वोल्टेज का आरएमएस मैग्नीट्यूड वी है और वो रेफरेंस जीरो एंगल पे हमने लिया है। अक्सर हमें सप्लाईज की जो वोल्टेज मैग्नीट्यूड है वो अवेलेबल होती है न्यूमेरिकल कैलकुलेशन में, तो जो चीज मालूम है उसे रेफरेंस बनाना कन्वीनियंट होता है। तो वोल्टेज का एंगल हमने जीरो ले लिया है, और ये जो आर एक्स फॉर्म है रेक्टेंगल फॉर्म, उसको जब मैंने पोलर में बदला तो जेड मैग्नीट्यूड और थीटा एंगल, तो ये मैग्नीट्यूड एंगल फॉर्मेट में मैंने पोलर क्वांटिटी को रख दिया है। और मैंने कभी जाना है पोलर में जब हम डिवीजन करते हैं न्यूमेरिक डिवीजन हो जाता है और एंगल सबट्रैक्ट हो जाते हैं, तो फाई माइनस थीटा और आई वी बाई जेड। ये सारी बातों को हम बहुत अच्छी तरह से ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इस मैथमेटिकल नोटेशन की ओर जान लेते हैं। जो मेरा कॉम्प्लेक्स इंपीडेंस है उसका रियल पार्ट रेजिस्टेंस है और इमेजिनरी पार्ट इंडक्टिव रिएक्टेंस प्लस जे टाइप है। तो इस कॉम्प्लेक्स प्लेन में रियल कंपोनेंट को हॉरिजॉन्टल रियल एक्सिस पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। ओमिक वैल्यू के हिसाब से इस लाइन की स्केल्ड लेंथ ले ली है, और उसी स्केल लेंथ से मैंने इंडक्टिव रिएक्टेंस की लेंथ ले ली है। लेकिन ध्यान रहे इंडक्टिव रिएक्टेंस की जो एंगुलर पोजीशन है प्लस जे मल्टीप्लीकेशन होने से वो आर की बजाय उससे एंटी क्लॉकवाइज 90 डिग्री शिफ्ट होकर यहां आ गया है। और ये जो आर और एक्स हैं ये वेक्टर हैं, इनका समेशन मैं पैरेललोग्राम बना के आर के ऊपर यहां एक्सएल रखता हूं, तो ये जो आया है ब्लैक लाइन में वो इंपीडेंस को शो कर रहा है। और ये आर एक्स जेड जो ट्राइंगल है इसे मैं इंपीडेंस ट्राइंगल कहता हूं, और ये इंपीडेंस ट्राइंगल का इंपीडेंस एंगल है। अब आप देखिए यहां चार चीजें हैं, आर एक्स जेड और थीटा, और दो रिलेशन है। एक पाइथागोरस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू आर
आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और एक टिक्नोमेट्री साइन थीटा, कोस थीटा या टेन थीटा, तीनों में से किसी एक को भी ले लो, एक ही रिलेशन है थीटा का। तो दो रिलेशन है, तो अगर हमें आर एक्स जेड थीटा चार में से दो रिलेशंस को हम यूज करते हैं तो दो चीजें निकाल सकते हैं, बशर्ते बाकी दो हमें मालूम हो। तो अगर मुझे जेड और आर मालूम है तो मैं एक्स और थीटा निकाल सकता हूं, जेड और थीटा मालूम है तो जेड कोस थीटा से आर और जेड साइन थीटा से एक्स निकाल सकता हूं। इसी तरह की कुछ कैलकुलेशंस हम जब प्रैक्टिस करेंगे तो सीखने को मिलेगी। लेकिन जो सबसे इंटरेस्टिंग बात है, ये जो आर एक्स जेड इंपीडेंस ट्राइंगल बना है, यही वोल्टेज फेजर डायग्राम बन जाएगा। करना क्या है, ये जो हमारा करंट फेजर है वो एक रोटेटिंग वेक्टर है, इसे रोटेट करते समय हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रोक लेना है। और जब हम करंट फेजर को इस तरह से हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रोक लेंगे तो जो आर और एक्स की वेक्टर पोजीशंस हैं, उन्हीं वेक्टर पोजीशंस के अलोंग आर की वोल्टेज और इंडक्टिव रिएक्टेंस एल की वोल्टेज वीएल आएगी। तो मैं कह सकता हूं कि आर की वोल्टेज आर की लाइन पे करंट की सेम फेज में आ गई है और एल की वोल्टेज एक्सएल की लाइन पे करंट से 90 डिग्री लीड एंटी क्लॉकवाइज आ गई है। और एक बार अगर आपके पास आर की वोल्टेज और एल की वोल्टेज आ गई है, आपने समय को फ्रीज किया, उस समय करंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे है, तो आप इनके दोनों के समेशन से टोटल वोल्टेज निकाल सकते हैं। और ये वी आर, वी एल और वी का ये जो ट्राइंगल है, जो कि इंपीडेंस ट्राइंगल की एक रिप्लिका है, वो वोल्टेज फेजर डायग्राम होता है। कभी हम किसी दूसरी स्टडीज में जानेंगे कि इसी तरह के जो ट्राइंगल है वो रियल, रिएक्टिव और रेफरेंट हमारे पावर डायग्राम बन जाते हैं। कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल से आरएल सीरीज सर्किट को अच्छी तरह से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ एक चौक कॉइल दिखाई हुई है और इसे जब हम 200 वोल्ट की 50 हर्ट्ज की सप्लाई से जोड़ रहे हैं तो वो एक ऐसा 2 एम्पियर करंट लेती है जो वोल्टेज से 60 डिग्री लैग कर रहा है। ध्यान रहे, एक इंडक्टिव सर्किट में करंट लैग करता है और एक अच्छी आइडियल चौक कॉइल में ये एंगल 60 की बजाय 90 के ज्यादा करीब होना चाहिए। हमसे पूछा गया है कि कॉइल का रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और इंपीडेंस निकालिए और जो पावर कंजम्पशन है उसे भी कैलकुलेट कीजिए। इस तरह से कोई वोल्टेज या करंट स्पेसिफाइड हो तो ये 200 वोल्ट आरएमएस वोल्टेज है और ये 2 एम्पियर आरएमएस करंट है। तो आरएमएस वोल्टेज और आरएमएस करंट का रेशो सर्किट का इंपीडेंस हो गया है। हमारा फार्मूला है V इक्वल टू आई जेड, तो Z हो गया V अपॉन I। कैलकुलेशन करने पे ये आ गया है 100 ओम। तो इस चौक कॉइल का इंपीडेंस 100 ओम है। हमें कहा गया है कि वोल्टेज से करंट 60 डिग्री पीछे है, तो जो वोल्टेज है जब हम करंट को हॉरिजॉन्टल आर के अलोंग लेते हैं तो Z के अलोंग वोल्टेज आती है, और जो Z और R के बीच में इंपीडेंस एंगल है वही वोल्टेज और करंट के बीच में फेज डिफरेंस एंगल होता है। जब Z एंटी क्लॉकवाइज होता है तो थीटा पॉजिटिव है, और ऐसी स्थिति में V की पोजीशन Z के अलोंग आने पे करंट हॉरिजॉन्टल लाइन पे R के अलोंग होने पे करंट लैग करता है। तो दोनों का एंगल थीटा या फाई 60 ऐसा हमें दिया हुआ है। तो इस इंपीडेंस ट्राइंगल में मैं Z की वैल्यू और थीटा से R और X निकाल सकता हूं। तो Z cos थीटा, थीटा की वैल्यू 60, Z की वैल्यू 100 लिखने पे R आ गया है 50 ओम, और हम XL निकाल सकते हैं। और एक आइडिया भी है कि अगर ये एंगल 45 होता है तो R और X बराबर होते हैं, और अगर ये एंगल 45 से ज्यादा है जैसे कि 60 तो निश्चित रूप से X बड़ा होगा। और X की वैल्यू अगर अपन Z साइन थीटा से ये परपेंडिकुलर निकालें, साइन 60 की वैल्यू √3/2 रखें तो वो 86.6 ओम, 50 ओम से देखिए ज्यादा है। एक और इंटरेस्टिंग बात है कि R और X में यहाँ जब एंगल 60 है तो √3 का इन्वॉल्वमेंट है और X R से √3 गुना ज्यादा है। इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू से हम चौक कॉइल का इंडक्टेंस निकाल सकते हैं, बशर्ते कि हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी मालूम हो। सप्लाई फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज दी हुई है, उससे हमने एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल ली है 314 रेडियन पर सेकंड। ओमेगा इंटू एल एक्सएल होता है, तो हम एल को एक्सएल अपॉन ओमेगा लिखें। एक्सएल 86.6 ओम है, ओमेगा 314 रेडियन पर सेकंड है। वैल्यू रखने पे हेनरी में सेल्फ इंडक्टेंस आ गया है 0.275। तो इस कॉइल का रेजिस्टेंस 50 ओम है और इंडक्टेंस 0.275 हेनरी है। और ध्यान रहे, इंडक्टिव पार्ट कोई पावर कंजम्पशन नहीं करता, वो सिर्फ बढ़ते करंट के समय एनर्जी को जितनी स्टोर करेगा उतनी ही एनर्जी घटते करंट के समय रिलीज करता है। तो पावर कंजम्पशन केवल आर करता है, और आरएमएस करंट के साथ पावर कंजम्पशन का फार्मूला हो गया I²R। सर्किट में करंट I 2 एम्पियर दिया हुआ है, R हमने कैलकुलेट करके 50 ओम चौक कॉइल का निकाल लिया है, तो पावर कंजम्पशन 200 वाट आ गई है। एक और इंफॉर्मेटिव न्यूमेरिकल के साथ आज के लेसन की समाप्ति करते हैं। हमें वोल्टेज का टिक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, तो ये साइन के एक्सप्रेशन के आगे 141 है, वो वोल्टेज का पीक मैग्नीट्यूड है, और ये टी के आगे 314 है, वो ओमेगा रेडियन पर सेकंड में है। इस वोल्टेज को हमने एक आरएल सीरीज सर्किट को दिया है जिसमें रेजिस्टेंस 40 ओम और सेल्फ इंडक्टेंस 0.16 हेनरी है। हमें सर्किट में करंट, रेजिस्टेंस की वोल्टेज, इंडक्टर की जो वोल्टेज है, उनके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन टिक्नोमेट्रिक निकालने और रिस्पेक्टिव आरएल
आरएमएस वैल्यूज भी निकालनी है और सर्किट में पावर कंजम्पशन भी पता करनी है। तो हमें जब हेनरी में इंडक्टेंस दिया हो, रेडियन पर सेकंड में एंगुलर फ्रीक्वेंसी दी हुई हो, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस को, एक्सएल को, प्रेरणिक प्रतिघात को ओमेगा एल कैलकुलेशन से निकाल लेना चाहिए। ओमेगा की जगह 314, एल की जगह 0.16 हेनरी रखा तो एक्सएल की वैल्यू आ गई 50.24 ओम। अब हमें इंपीडेंस ट्राइंगल में आर हॉरिजॉन्टल बेस पे है, एक्सएल परपेंडिकुलर पे है, रेजिस्टेंस रिएक्टेंस के पाइथागोरस कैलकुलेशन से इंपीडेंस आ गया है। प्रतिरोध और प्रेरकत्व से हम प्रतिबाधा निकाल सकते हैं। रेजिस्टेंस 40 ओम और इंडक्टिव रिएक्टेंस हमने 50.26 जब कैलकुलेट किया, कैलकुलेशन की, तो जेड की वैल्यू 64.22 ओम हो गया है। हम आरएमएस सप्लाई वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं जो पीक में √2 का डिवीजन करने पे 100 वोल्ट आ गई है। एक बार जब हमें आरएमएस वोल्टेज मालूम है, जेड मालूम है, तो हम सर्किट का आरएमएस करंट निकाल सकते हैं। V/Z करके I आ जाएगा और ये आ गया है 1.557 एम्पियर। पीली हाईलाइट में हमारे सर्किट का इंपीडेंस ट्राइंगल बनाया हुआ है। R की वैल्यू 40 ओम हमें दी हुई थी। एक्सएल हमने ओमेगा एल की कैलकुलेशन से 50.26 ओम पाया था और मैंने कहा कि जब हम पाइथागोरस कैलकुलेशन करते हैं तो ये सिंपल समेशन नहीं है, ये पाइथागोरस की कैलकुलेशन से Z 64.22 ओम आ गया है। अब इस Z और R के बीच में ये जो थीटा है वो इंपीडेंस एंगल वो निकाला जा सकता है टिक्नोमेट्री की मदद से। एक्सएल और R दोनों हमें मालूम है तो हम tan थीटा निकाल सकते हैं 1.2565 और tan इनवर्स लेके थीटा आ गया है 51.485। ध्यान रहे R से X ज्यादा है तो थीटा 45 से ज्यादा है। और जब हम हॉरिजॉन्टल रेफरेंस पे रोटेटिंग करंट फेजर को रोकेंगे तो मेरी सप्लाई वोल्टेज Z के अलोंग आएगी। तो Z और R के बीच में ये जो थीटा है वही वोल्टेज और करंट के बीच में फेज एंगल हो गया है। तो मेरा जो करंट का फेजर है वो वोल्टेज फेजर से 51.485 डिग्री लैगिंग कंडीशन पे होगा। मेरा आरएमएस करंट 1.557 आया था, उसमें मैंने √2 की जब मल्टीप्लीकेशन की तो पीक करंट 2.202 एम्पियर आ गया है। और करंट का एक्सप्रेशन, वोल्टेज को मैं अगर रेफरेंस लूं यहां Z के अलोंग तो करंट उसके क्लॉकवाइज लैग करेगा और लैग एंगल मैं फाई की जगह 51.485 जो इंपीडेंस एंगल से हमने निकाला है वो रख दूं। पीक वैल्यू हम निकाल चुके हैं। तो ये मेरा इंस्टेंटेनियस करंट का एक्सप्रेशन आ गया है। रेजिस्टेंस में वोल्टेज करंट के सेम फेज में होगी और इंडक्टर में वोल्टेज करंट से 90 डिग्री आगे इस -51 में जब मैं +90 करूंगा तो जो फेज एंगल आएगा उस फेज पोजीशन पे आएगी। करंट का टिक्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन हम निकाल चुके हैं। उसकी पीक मैग्नीट्यूड आरएमएस में √2 का मल्टीप्लाई करके आ गई थी और वोल्टेज से वो 51.485 फेज एंगल से लैग कर रही थी। तो ये नेगेशन लैगिंग नेचर बता रहा है करंट का। RXZ जो इंपीडेंस ट्राइंगल था वही वोल्टेज फेजर डायग्राम बन जाएगा। जब मैं करंट को हॉरिजॉन्टल लाइन पे रोकूंगा तो R के अलोंग R की वोल्टेज आ जाएगी और R की वोल्टेज I × R आरएमएस करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू से आरएमएस इतनी आ गई है। R की वोल्टेज और करंट सर्किट का सेम फेज में है। ये जो एक्सप्रेशन पार्ट है वो करंट के सेम फेज में R की वोल्टेज हो गई है। L में करंट और L का एक्सएल हम कैलकुलेट कर चुके हैं तो L में आरएमएस वोल्टेज आ गई है। आरएमएस वोल्टेज को √2 से मल्टीप्लाई किया तो ये पीक वोल्टेज हो गई है L के अलोंग और L का फेज इससे 90 आगे जब मैं इसमें 90 ऐड करूंगा तो 38.515 पॉजिटिव एंटी क्लॉकवाइज आ गया है जैसा यहां दिख रहा है। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आरएल सीरीज सर्किट को मैथमेटिकल एनालिटिकल तरीके से किस तरह से सॉल्व करते हैं वो अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। हम बहुत स्टैंडर्ड टेक्स्ट मटेरियल को प्रभावी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। इस लर्निंग को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।